हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की जो सोशल साइंस की नई बुक आई है, ये हम उसका कंटेंट्स देख रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, हम ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 इनके ऊपर में वन शॉट वीडियोस बना चुके हैं, जहां हम इन चैप्टर्स का जो की पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, उनको काफ़ी बारीकी से डिस्कस किए हैं। और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए रिवीजन करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है। और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 9 जो कि है फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, इसका हम लोग की कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट थिंग हम लोगों को समझना है वो है कि आखिरकार गवर्नमेंट क्या है और गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं। तो देखिए, ए गवर्नमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम through which a country or community is managed and ruled. It maintains law and order, ensures internal peace and security, and protects the country from external aggression. यही ख़त्म नहीं हो रहा है, इट ऑल्सो मैनेजेस रिलेशंस विद द अदर स्टेट्स, प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, and manages the economy and works for the general welfare and the improvement of people's lives. यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। ओके, ठीक है। तो मतलब गवर्नेंस जो है, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नेंस करती है। गवर्नेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान देना है। तो देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका काफ़ी जिक्र है। तो बेसिकली कौटिल्य's अर्थशास्त्र डिस्क्राइब्स रूलर्स ड्यूटी एज थ्री फोल्ड। क्या क्या है? पहला है रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। नेक्स्ट, पालन, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इंटरनली, अंदर में। और है योगक्षेमा, दैट इज इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो दिस ड्यूटीज कनेक्ट डायरेक्टली टू व्हाट गवर्नमेंट डू एवरीवेयर सीक टू अचीव, राइट। गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए, इनसे पता चलता है। शोइंग दैट द फंडामेंटल रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज रिमेन्ड कंसिस्टेंट थ्रू हिस्ट्री, दैट इज सिक्योरिटी, ऑर्डर एंड वेलफेयर। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ सवालों को जानते हैं। की क्वेश्चंस दैट डिफाइन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। There are four core questions that shape how a government forms and operates. Okay, first is who gives the government power? कौन देता है? देखिए, in democracy it is the people who grant authority, usually through voting. And in theocracies, यहाँ पे power derives from religious belief and leaders. In monarchies, power is inherited within family, often claimed as divine right. ओके, तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ इज गवर्नमेंट फॉर्म्ड। तो देखिए, गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड थ्रू इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी, थ्रू इनहेरिटेंस इन मोनार्की, नेक्स्ट थ्रू रिलीजियस अपॉइंटमेंट इन थियोक्रेसी, और फोर्स और ऑथोरिटी इन डिक्टेटरशिप और oligarchy, right? Now, what are the government's parts and their functions? You see, there are three primary functions. First is legislative, making laws. Next is executive, implementing those laws. And the third is judiciary, who interprets and ensures laws are properly followed. You see, in some governments, these functions are strictly separated, as in many democracies, whereas in other types of government, they may be combined. Now, what is the government working for? किसके लिए काम करती है? तो कुछ गवर्नमेंट परस्यू वेलफेयर एंड इक्वलिटी फॉर ऑल, लाइक इंडियाज डेमोक्रेसी. Others may focus only on the prosperity of select group, such as oligarchy or certain monarchy. Okay. Now, let us talk about democracy, the concepts, form और किस तरीके से वो कनेक्ट करते हैं। तो भाई क्या है? What is democracy? Democracy literally means rule of the people. Its core principle is that authority stems from the will of the people. This idea is often traced
टू अब्राहम लिंकन्स एक्सप्रेशन, उन्होंने क्या कहा था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो भाई कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी वो क्या है, फर्स्ट इक्वलिटी, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, all have equal right access to rights, services and opportunities. उसके बाद freedom, citizens are free to express opinions, make choices and participate in public life. उसके बाद है universal adult franchise, that is every adult citizen has a right to vote. Next, representation, you see people elect representatives to make decisions on their behalf. इस देश में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इतने लोग जा करके कहीं पे बैठ करके लॉ को बना तो नहीं सकते, इतने लोग एक साथ कहीं बैठ ही नहीं पाएंगे, कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है अपने देश में। तो हम क्या करते हैं, हम लोग छोटे छोटे इलाका में, ओके, एरियाज़ में जिनको कंस्टिट्यूएंसी कहा जाता है, वहाँ पे आपका इलेक्शन के माध्यम से, तो मान लीजिए वहाँ के लोग एक पर्टिकुलर पर्सन को इलेक्ट करते हैं, तो वैसे ही पूरे देश में जितने भी कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं, जैसे कि लोकसभा में अराउंड 543 कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं, तो वहाँ से इतने सारे पर्सन्स, मेल और फीमेल, वो लोग जा कर के पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, ensuring government is accountable. Next, accountability. Leaders answers to the people primarily through regular elections. And in judiciary जो है वो independent होती है. You see, courts are separate from government to protect rights and ensure justice. These principles are interconnected. देखिए, equality जो है वो meaningless है without freedom. And representative government requires universal franchise. And accountability is only possible if people are free to choose or remove leaders. आप समझ रहे हैं, मतलब एक दूसरे से सब रिलेटेड है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है भाई, फर्स्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वो क्या है, ऑल एलिजिबल सिटीजन्स टेक पार्ट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग एज इन स्मॉल स्विस कैंटन्स टुडे, राइट। लिमिटेशन क्या है, नॉट फिजिबल फॉर लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज ड्यू टू द चैलेंज ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, जैसा हमारे यहाँ पे है अपने देश में 140 करोड़ से ज़्यादा। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक डिसीजंस फॉर देम। और यहाँ क्या होती है, यहाँ पे जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स लाइक एवरी 5 years इन इंडिया एंड एवरी 4 years इन यूएसए। तो हमने क्या समझा, हमने देखा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज ए प्रैक्टिकल एवोल्यूशन ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेटिक आइडियल, ensuring people's will is exercised efficiently at scale. स्केल बड़ा होने से क्या हुआ, लोगों का जो इच्छाएं हैं वो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यूज़ करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहाँ पे द एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, एग्जाम्पल इंडिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वहाँ जो है द एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट एंड द एग्जीक्यूटिव इज सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड इज इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली, एग्जाम्पल यूएसए एंड साउथ कोरिया। तो इन स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या कनेक्शन है भाई, देखिए, बोथ सिस्टम्स सीक टू रिप्रेजेंट पीपल्स विल बट डिफर इन हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट एंड बैलेंस पावर अमंग ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अब चलिए हम लोग हिस्टोरिकल रूट्स और अर्ली रिपब्लिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एंशिएंट इंडिया में कुछ महाजनपद थे जैसे कि वज्जी और वृजी। दे प्रैक्टिस रिपब्लिक लाइक गवर्नेंस, चूजिंग लीडर्स बाय मेरिट रैदर देन बर्थ। चोला पीरियड में, तमिलनाडु में जो चोला पीरियड था उस वक्त, देर आर रिकॉर्ड्स फ्रॉम उत्तरामेरू टेम्पल व्हिच डिस्क्राइब सोफिस्टिकेटेड लोकल इलेक्शंस एंड नॉर्म्स फॉर मेंबर अकाउंटेबिलिटी। Even in ancient Greece or Rome, early republics allowed citizen participation, but this was often limited by class, gender and enslavement. तो हमने क्या देखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल्स रोल इन गवर्नेंस हैड डीप रूट्स। ओके,
दो द स्कोप एंड एक्सक्लूसिविटी हैव ग्रोन ओवर टाइम। पहले कुछ ही ग्रुप्स के पास में था अधिकार, बाद में वो सबके पास में फैल गया अधिकार। ओके, पार्टिसिपेशन का। In modern democracies are an extension and expansion of these earlier experiments. Okay. अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? एब्सोल्यूट मोनार्की होती है। वो होती है आपका द मोनार्क होल्ड्स ऑल पावर, एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया टुडे। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वो क्या होता है? द मोनार्क्स पावर इज सेरिमोनियल, केवल नाम के वास्ते। एक्चुअली वहाँ पे इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो होते हैं वही गवर्न करते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद है थियोक्रेसी। गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन रिलीजियस लॉज एंड रन बाय रिलीजियस लीडर्स, फॉर एग्जांपल ईरान और वेटिकन सिटी। उसके बाद है आपका डिक्टेटरशिप। यहाँ पे वन पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप होल्ड्स एब्सोल्यूट और अनचेक्ड पावर, एंड दिस इज यूजुअली विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स और पॉपुलर कंसेंट, एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, नाजी जर्मनी अंडर हिटलर और युगांडा अंडर इदी अमीन। ओके, उसके बाद में फोर्थ टाइप जो है वो है ओलिगार्की। ये क्या है? इस टाइप में आपका पावर इज हेल्ड बाय ए स्मॉल प्रिविलेज्ड ग्रुप, ऑफ्टन बेस्ड ऑन वेल्थ और फैमिली टाइज। एंशिएंट ग्रीक्स हैज oligarchic states. Some modern societies see power concentrated in the hands of a few, even within formal democracies. तो हमने क्या देखा? All non-democratic systems concentrate power in fewer hands. यही एक मतलब एक पैटर्न है। सभी कोई पावर को कम से कम लोगों के हाथ में कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। Eliminating on undermining public participation and accountability, and this is often accompanied by repression of freedom and rights. अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। देखिए, इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस यूजुअली प्रोवाइड फॉर सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर्स इनटू 3 ब्रांचेस। ये हमने पढ़ा है, क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ओके, now this prevents abuse of power and secures checks and balances. In some forms like dictatorships, powers are concentrated and this leads to abuses. लोगों के freedom and rights का हनन होता है। Okay, so what's the connection? You see, this structure reinforces the democratic ideals of accountability, justice and equality by ensuring that no branch out of this can dominate. An independent judiciary upholds fundamental rights and greatly strengthens this structure. तो जी चलिए अब हम लोग ज़रा कंपैरिजन टेबल देखते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट टाइप्स का। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक, ये है डेमोक्रेसी के लिए, ये डिक्टेटर के लिए, ये एब्सोल्यूट मोनार्की के लिए, ये ओलिगार्की के लिए। फर्स्ट आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये डेमोक्रेसी में होती है लेकिन डिक्टेटर में नहीं होती है, एब्सोल्यूट मोनार्की में नहीं होती है और ओलिगार्की में नहीं होती। फिर इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, ये भी केवल डेमोक्रेसी में होती है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखिए ये भी केवल डेमोक्रेसी में ही होती है। ओके, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी केवल डेमोक्रेसी में होती है। और वेलफेयर फॉर ऑल, दिस इज डेमोक्रेसी। तो आप समझ रहे हैं अपने देश में जो है डेमोक्रेसी, यहाँ पे ये सारी बातें होती हैं जो कि ये डिफरेंट गवर्नमेंट्स में नहीं हो सकती है। तो इन कंपैरिजन हमको ये दिखाती है कि डेमोक्रेसी इन प्रिंसिपल इट प्रायोरिटाइजेस इक्वालिटी, फ्रीडम एंड वेलबींग फॉर ऑल, while other forms tend to restrict participation, centralize powers and focus welfare or only select groups. Okay, तो भाई अब हम लोग पढ़ते हैं फाइनली क्यों इम्पॉर्टेंट है, why democracy matters, the core connection. Okay, you see, democracy always allows people to live as they wish. आप जैसा रहना चाहें आप रह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को, जो रिलीजन चाहे फॉलो कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, and hold leaders accountable. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Now if the government fails in its duties, citizens can change it through elections. So while democracy is not perfect, काफ़ी challenges है, जैसे कि corruption, inequality and concentration of power among elites. Still, it provides the strongest framework for protection rights and ensuring general welfare. तो हमने देखा all democratic principles like
equality, freedom, independent judiciary, and universal franchise. They work together to promote the participation and protection and the prosperity of citizens. This interconnected system stands in contrast to the non-democratic models जहाँ की पावर का कंसंट्रेशन कुछ ही के पास होता है एंड दे ऑफ्टन नेग्लेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट्स. तो जी चलिए अब फाइनली हम लोग इंटरकनेक्शंस पढ़ते हैं. तो हमने क्या देखा? The structure and ideology of government affect every aspect of citizens' lives. The function of government, lawmaking, enforcement, and education are universally necessary, but they differ in who performs them and how. देखिए, the foundation of any government is the source of authority, method of leadership selection, and distribution of power. And this basically determine how rights and responsibilities are allocated. So, finally, democratic values and institutions, they are designed to ensure shared power, broad participation, and the protection of every citizen's rights.